चलिए ठीक है। और सेक्शन 85(1) और 85(2), सेक्शन 85(1) और सेक्शन 85(2), ये जितने भी हम सेक्शन की बात कर रहे हैं सारे सेक्शन हमारे, ये जो सारे सेक्शन हैं ये सारे सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हैं। सेक्शन 85(1) फोर्ज इंडोर्समेंट ऑन ऑर्डर चेक है, पूरी बात फोर्ज इंडोर्समेंट ऑन ऑर्डर चेक, और 85(2) जो है फोर्ज इंडोर्समेंट ऑफ किसमें, बियरर में, और 85(a) जो है फोर्ज इंडोर्समेंट इन ड्राफ्ट। तो ऑर्डर चेक, बियरर चेक और ड्राफ्ट तीनों के इंडोर्समेंट की बात आ गई, ठीक है। सेक्शन 18 क्या कहता है, ये रिवीजन हो रहा है आपका। सेक्शन 18 क्या कहता है, सेक्शन 127 क्या कहता है, बिल्कुल सही है। सेक्शन 18 में अमाउंट इन वर्ड्स विल बी वैलिड। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी अगर चेक में अमाउंट लिखा हुआ है वर्ड्स में, तो जो वर्ड्स में अमाउंट लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, जो वर्ड में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, और जो फिगर में अमाउंट लिखा हुआ उसे क्या बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो वर्ड्स में लिखा होता है उसे लीगल अमाउंट कहते हैं, और जो डिजिट में लिखा होता है उसे कर्टसी अमाउंट कहते हैं। क्लियर हो गई बात बिल्कुल। अच्छा, सेक्शन 126 क्या कहता है, सेक्शन 126 क्या कहता है। ये सारे हमारी कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास में सारी बातें करी थी हमने। सेक्शन 126 क्या कहता है, सेक्शन 126 कहता है व्हेन ए चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन whom इट इज़ ड्रॉन शैल नॉट पे इन इट अदरवाइज देन ए बैंकर। यानी 126 में कहा गया है कि अगर वो जो है जो पेमेंट है किसी भी बैंकर को ही पेमेंट किया जाएगा अगर वो स्पेशल क्रॉसिंग का है, और अदरवाइज वो जनरल क्रॉसिंग का है तो किसी को भी पेमेंट कर सकता है। क्लियर हो गई बात। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में हमने एक केस डिस्कस किया था, और उस केस डिस्कस करने में ये 131A में साफ साफ मिला था कि अगर वो कलेक्टिंग बैंकर वाला प्रोटेक्शन लेता है ड्राफ्ट के मामले में तो उसे सारी बातें ध्यान से करनी पड़ेगी। बैंक की नेग्लिजेंसी उसमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, बैंक की नेग्लिजेंसी उसमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्लियर है। चलिए जी, आज क्लास शुरू करते हैं, और लास्ट क्लासों के बाद वो टॉपिक कंटिन्यू है हमारा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक, कितने तरह के इंडोर्समेंट किसी चेक में हो सकते हैं उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। कितने तरह के इंडोर्समेंट इस चेक में हो सकते हैं। तो इंडोर्समेंट की बात करता है सेक्शन 15 में, व्हेन ए मेकर और
होल्डर। तो होल्डर में क्या होता है, दो होते हैं, एक तो होल्डर होता है और दूसरा होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। A negotiable instrument signs the same otherwise than such as maker for the purpose of negotiation on the back और face दोनों में, और a slip of paper। बार बार ये बात आ रही है कि इंडोर्समेंट के लिए चेक के फेस में, उसके बैक में या किसी स्लिप में करता है तो वो सारे इंडोर्समेंट वैलिड होते हैं, ठीक है। दे आर सेट टू बी इंडोर्स द सेम। तो जो ओरिजिनल मेकर है अगर वो ऐसा करेगा तो उसको बोलते हैं इंडोर्स, ठीक है। तो सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि इंडोर्समेंट क्या होता है और वो कितने तरह का होता है सेक्शन 15 में, और 15 to 17 में फर्दर डिफाइन किया गया है कितने तरह के इंडोर्समेंट होते हैं। थोड़ा सा हमने ये इंडोर्समेंट जो है पहले भी पढ़ लिए थे, फिर अब लीगली पूरा टेक्स्ट टू टेक्स्ट कवर करते हुए पढ़ते हैं। उसमें क्या है, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, एक इंडोर्समेंट इन ब्लैंक होता है, एक इंडोर्समेंट इन फुल होता है। दो तरह के इंडोर्समेंट आ गए, ये पहले हमने पढ़ लिया था। तो इसमें क्या बोलता है देखो, मेयर सिग्नेचर केवल सिग्नेचर से ऑफ द इंडोर्सर। अब वो क्या करे, बैक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन इन हुज फेवर द इंडोर्समेंट इज मेड इज कॉल्ड द ब्लैंक। तो जब वो केवल पीछे एक साइन कर देता है, बस कुछ भी नहीं लिखता है, तो उस कंडीशन में खासकर से बियरर चेक में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस हैज टू बी इफेक्ट द फॉर मेकिंग द चेक पेबल टू द बियर। मैंने बोला ना खास तौर पर बियरर में करते हैं। एंड देयर आफ्टर द चेक कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी सिंस बियरर चेक ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। और उसके बाद क्या होता है, जैसे उसने सिंपल बियरर चेक में पीछे साइन कर दिए, अब उसने जिसको भी देते जाएगा वो सारे उसके मालिक हैं। यानी बैंक के पास जो लेके आएगा बियरर चेक का पेमेंट उसको कर दिया है, चाहे उसका कहीं पर भी नाम नहीं है, विदाउट डाउट आप उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इंडोर्समेंट इन फुल की बात होती है, और ये कहाँ बोला गया है, देखो सेक्शन 15 में डिफाइन किया हुआ इंडोर्समेंट, सेक्शन 16 में डिफाइन किया इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, सेक्शन 16 के इसमें क्या हुआ है, इंडोर्समेंट इन फुल। क्या बोलता है, व्हेन द एंडोर्सर मेक्स अ डायरेक्शन टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द चेक टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर देन द एंडोर्समेंट इज फुल। तो कब, जब चेक पे इंडोर्समेंट किसी पर्टिकुलर बंदे के नाम हो या उसमें ऑर्डर लिखा हो, उस कंडीशन में जो इंडोर्समेंट है वो इंडोर्समेंट इन फुल कहलाता है, ठीक है। अंडर दिस द एंडोर्सर गारंटी दैट एट द टाइम ऑफ चेक लेफ्ट हिज हैंड ही हैड ट्रांसफर्ड हिज राइट। और इसमें क्या था, जैसे ही वो उसके हाथों से कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका राइट वहाँ ख़त्म हो जाता है इन ए स्पेसिफिक पर्सन। ही ऑल्सो अटेस्ट दैट इंडोर्समेंट मेड प्रायर टू दिस आर जेन्युइन। और एक बात और है, जब सब्सिक्वेंट इंडोर्समेंट होते हैं तो पिछले वाले को वो कंफर्म करता है कि पिछले वाले ठीक है। क्लियर होगी बात, तो दोनों हो गए। अब हम बात करते हैं एक अगले इंडोर्समेंट की बात, जिसका नाम है कंडीशनल इंडोर्समेंट। जिसका नाम क्या है, कंडीशनल इंडोर्समेंट। तो कंडीशनल इंडोर्समेंट की बात करेंगे, थर्ड टाइप का इंडोर्समेंट है। नॉर्मली द इंडोर्सर बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इंडोर्समेंट तो कर दिया उसने, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो सब इंडोर्समेंट करते आ रहे हैं। लेकिन जो भी इंडोर्समेंट कर रहा है अगले वाले को ये प्रॉमिस कर रहा है कि अगर डिसऑनर होगा तो मैं जिम्मेदार हूंगा। तो ए बी सी डी, अब रिवर्स चलिए, आप डी सी बी ए सारे लोग ओन करते हैं डिसऑनर की जिम्मेदारी, ठीक क्या हो। बट व्हेन ही एक्सक्लूड हिज लायबिलिटी विदाउट रिकोर्स। अब यह देखना, देखो जब हम फैक्टर फोर्फिटिंग पढ़ते हैं या एलसी पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, ठीक है।
विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। तो विदाउट रिकोर्स का मतलब जो सेलर है, जो मेकर है, वो क्या करता है, अपने आप को एक्सक्लूड करता है, अपने आप को एक्सक्लूड करना। देन द एंडोर्समेंट इज टर्म्ड एज कंडीशनल। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसको आप समझ लीजिएगा कि चेक है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और सी ने डी को दिया। तो डी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल, सी के लिए बी रेस्पॉन्सिबल और बी के लिए ए रेस्पॉन्सिबल। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एंडोर्समेंट की कि अगर यहाँ फेल नहीं होगा तो ये जो है, इसको जो भी उसका मतलब होगा वो पैसा देगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब ये तो नॉर्मल एंडोर्समेंट में है। दूसरा क्या है, कंडीशनल एंडोर्समेंट। वो कहता है भैया चेक ले लो और अगर इसका पेमेंट नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, कोई और होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनल एंडोर्समेंट। और कंडीशनल एंडोर्समेंट में वो अपने आप को, अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड करता है जो इंडोर्सर होता है। ठीक है, आगे सिमिलरली व्हेन द राइट ऑफ endorsee to receive the due on the instrument depends upon happening of a specified event, the endorsement is termed as conditional। अब कभी कभी क्या होता है कि वो जो है कभी ऐसा कहता है कि भैया इसका पेमेंट फेलियर होगा अगर वो बैंक बंद हो जाए, वो बैंक डूब जाए या 10 दिन बाद ना पेमेंट करे, तो कुछ कंडीशन लगा दी उसने। तो वो वाला भी क्या है, कंडीशनल एंडोर्समेंट में आएगा। दिस कंडीशन कैन बी कंटिंजेंट इवेंट ऑल्सो विच मे और मे नॉट हैपन, सेक्शन 50। अब कंटिंजेंट का मतलब क्या है कि ऐसी चीज जो फ्यूचर में लायबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, जो फ्यूचर में लायबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के मामले में होता है। उसमें क्या है, आपने गारंटी ले ली तो हो सकता है उसको एग्जीक्यूट कराना पड़े या हो सकता है नहीं कराना पड़े। तो वो क्या कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में कोई कंटिंजेंट इवेंट को लेते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात करिए उस कंडीशन वाले, उसको बोलते हैं हम सेक्शन 52 में कवर किया। ठीक, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट सेक्शन 50। अब रेस्ट्रिक्टिव का मतलब कहीं पे जाके लिमिटेड हो जाना। तो क्या है, मे रेस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड द राइट टू नेगोशिएट टू रिसीव इट कंटेंट्स फॉर द यूज ऑफ एंडोर्सर इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट पे टू नालिनी मुंबई कर ऑनली। यानी किसी का पर्टिकुलर एकदम नाम कर दिया कि इसके बाद अब नहीं होगा, इसके बाद अब नहीं होगा। ऐसा आप ये मान लीजिए जो इनकम टैक्स के रिफंड ऑर्डर होते हैं, नॉट नेगोशिएबल होते हैं ना, उसको फर्दर आप एंडोर्समेंट नहीं कर सकते। जिसके नाम लिखा हुआ उसी को पेमेंट वो होता है। तो ये क्या है, एक तरह का रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है सेक्शन 50 में। ये जो नेक्स्ट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं सुना होता है अक्सर, सेंस रिकोर्स विदाउट लायबिलिटी। सेंस रिकोर्स विदाउट लायबिलिटी क्या बोलता है, सेक्शन 52 में बोलता है with the express words of excluding liability of the endorser is called endorsement without recourse or liability paid to रामेश्वरी देवी और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स टू मी। अब देखो उसने कह दिया भैया उसको पेमेंट करो, किसी पर्टिकुलर बंदे के नाम उसने एंडोर्समेंट कर दिया और बोलता है यहां वर्ड लिखा हुआ है विदाउट रिकोर्स टू मी। यहां तो लिखा है रामेश्वरी देवी या ऑर्डर, जिसको भी वो करे, लेकिन विदाउट रिकोर्स टू मी यानी मेरी कोई भी जिम्मेदारी इसमें नहीं है। ठीक, अगला है फैकल्टेटिव। एज पर द रिक्वायरमेंट द इंडोर्स मस्ट गिव अ नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द इंडोर्सर बट
द इंडोर्सर में वेव द राइट इन राइटिंग टू द इंडोर्समेंट पे टू श्रीमती मनोरमा और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। क्या बोलता है इसमें? रिमेन्स लाइबल टू इंडोर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस। तो यहाँ बोलता है फैकल्टेटिव में क्या बोला हुआ, उसमें जो इंडोर्सी है, इंडोर्सी की जो रिक्वायरमेंट है, मस्ट गिव ए नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द इंडोर्सर। यानी जब चेक डिसऑनर होता है तो डिसऑनर होने में जिसके पास चेक होता है, जिसने अपने कलेक्शन में भेजा होता है और उसको नहीं मिलता पेमेंट, तो वो क्या बोलता है? मस्ट गिव ए नोटिस टू डिसऑनर टू द इंडोर्सर। इंडोर्सर यानी जिसने साइन करके उसको ट्रांसफर किया था। बट द इंडोर्सर में वेव दिस राइट इन राइटिंग टू द इंडोर्समेंट। वो क्या है? इंडोर्सर जो होता है वो अपना राइट जो है वेव कर, वेव माने माफ कर देना, एक तरह से वेवर, ठीक है। तो उसने क्या लिखा? पे टू श्रीमती मनोरमा और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। उसने साफ साफ लिखा हुआ, जैसे यहां पे लिख रहा है विदाउट रिकोर्स टू मी, तो उसने बोला नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। द इंडोर्सर हाउएवर रिमेन्स लाइबल, लेकिन वो नोटिस तो नहीं देगा, नोटिस लेने के लिए वो मना कर देता है, लेकिन फिर भी पेमेंट तो उसे देना पड़ेगा। एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हैं वो कानूनी पचड़े से बचना चाहता है, लेकिन पेमेंट की जिम्मेदारी उसकी बनती है, पेमेंट उसे देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला है क्रॉसिंग ऑफ चेक। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा क्रॉसिंग ऑफ चेक, क्योंकि जब आप बैंक में आते हैं तो इससे बहुत पाला पड़ता है। लेकिन आज हम जो क्रॉसिंग ऑफ चेक पढ़ रहे हैं, वो क्रॉसिंग ऑफ चेक में हमारे वो सारी बातें कवर होंगी जो आम तौर पर आपको एज ए बैंकर जाननी बहुत ज़रूरी है। एज ए बैंकर आपको उसके फैक्ट जानने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें पहली बात क्या करता है, देखो क्रॉसिंग ऑफ चेक में बहुत सिंपल आपको सब पता है, लेकिन एक बारीक बारीक जो फ़र्क होते हैं जो आपको डाउट में रखते हैं उनको पूरा करना है। इफ़ द ड्रॉअर ऑफ द चेक वांट्स टू एंश्योर सेफ्टी एंड ऑडिट ट्रेल ऑफ पेमेंट ही में फर्दर। अब देखो सेफ्टी तो समझ में आ गई आपको, ये समझ में आया ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब ये है कि उसे पता लग जाता है ये पेमेंट किसके 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 खाते में गया। जब आप पेमेंट करते हैं कैश पेमेंट में तो उसके आपने साइन ले लिया, अब थोड़ा इंश्योर नहीं हो पाते ये कौन राम सिंह था या रमेश कुमार था, साइन कर दिए चला गया। लेकिन ऑडिट ट्रेल की मतलब ये बात है कि जब आप उसको ट्रेलिंग करते रहें कि इसके बाद किसको गया, इसके बाद किसको गया, कहाँ गया आखिरी में, तो आप वो कर सकते हैं। तो सेफ्टी एंड ऑडिट ट्रेल ही में फर्दर डायरेक्ट टू द पेइंग बैंकर टू पे द चेक ओनली थ्रू एन अकाउंट। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया? ओनली थ्रू एन, क्रॉसिंग ऑफ द चेक फुलफिल्स द मैंडेट ऑफ द ड्रॉअर। तो अब उसमें क्या बोला हुआ देखो, 123 से 131 तक negotiable instrument deals with the subject of crossing the check. These provisions are also applicable to the banker checks, pay order and draft. तो ये क्रॉसिंग का मतलब केवल बैंकर चेक से या सिंपल चेक से नहीं है, चेक, बैंकर चेक, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट, ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो पेमेंट लेने पर बैंक देता है। तो 123 से लेके 131 तक। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था 129 पढ़ा था, 129 में फोर्ज क्रॉसिंग पे उसको वो मिल रहा था ना प्रोटेक्शन, तो वो वहीं पे आ गया। देखो 129 भी वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जिसमें जनरल क्रॉसिंग की बात करी गई थी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि वो क्रॉसिंग कितने तरह की होती हैं, जो क्रॉसिंग है वो कितने तरह की होती हैं। तो पहले टाइप ऑफ क्रॉसिंग में सबसे पहला पॉइंट है क्या है? जनरल क्रॉसिंग। सबसे पहले कौन सी है? जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग से मतलब ये क्या हुआ, तो एक तो जनरल क्रॉसिंग है, दूसरी स्पेशल क्रॉसिंग है। तो जनरल क्रॉसिंग में बोलता है टू पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स लाइंस अक्रॉस द फेस ऑफ ए चेक। अब देखो फेस ऑफ द चेक, तो चेक का जो फेस है, अब फेस यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है या सेंटर में, ये सारा फेस है, कहीं पर भी
ये सारा फेस है। आप जो है चेक की क्रॉसिंग कहीं पर भी कर सकते हैं। मैंने कल एग्जाम्पल में पूछा था क्या ऐसे क्रॉसिंग हो सकती है, ये भी हो सकती है। 4 एग्जाम्पल करके पूछे थे मैंने लास्ट क्लास में, तो कहीं पर भी वो हो सकती है। क्लियर है बात? ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल में दिए हुए हैं क्या क्या है, द क्रॉसिंग में इंक्लूड सच वर्ड, और उसमें ऐसे वर्ड्स भी लिखे जाते हैं, एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, इन बिटवीन दैट, और वो जो लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, वो उन लाइनों के बीच में लिखा जाएगा। तो आपने ये तो बहुत देखी होगी, ये अक्सर ये भी देखी होगी जब इनकम टैक्स के रिफंड ऑर्डर वगैरह आते हैं तब भी होता है। तो ये आमतौर पर प्रैक्टिस में बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग ऑफ द चेक इज दैट द सेम इज टू बी पेड ओनली थ्रू ए बैंक अकाउंट, और ये इसकी एक खास पहचान होती है कि अगर जनरल क्रॉसिंग है तो उसको बिना अकाउंट के आप पेमेंट नहीं करेंगे। अब बात ये स्पेशल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग में क्या बात आती है कि द नेम ऑफ द बैंकर, द चेक इज डीम्ड टू हैव बीन क्रॉस्ड स्पेशली टू द बैंकर। और जब आप, मैंने बोला था कि जब आप अपने वहाँ चेक आता है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट आप काम करते हैं उस चेक पे एक स्टैंप लगाते हैं, जिस स्टैंप में डबल पहला लाइन पर आपके बैंक का नाम लिखा होता है, उसका रीजन है ये। ठीक है, प्रैक्टिकली आप लोगों ने किया होगा, लेकिन थियोरेटिकली क्या रीजन है उसका, तो उसने बोला द प्रोसीड्स ऑफ द चेक शुड बी पेड ओनली टू दैट बैंकर। अब देखो सब में बैंक का नाम लिखा हुआ है, आपके बैंक का भी नाम लिखा हो सकता है। बिकॉज दिस रीजन द बैंक्स पुट द क्रॉसिंग स्टैम्प ऑन द चेक रिसीव्ड बाय देम फॉर कलेक्शन, और ये बोलता है कि ये जो चेक है ये चेक मेरे द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम स्पेशल क्रॉसिंग। तो 2 क्रॉसिंग हो गई, एक जनरल क्रॉसिंग और दूसरी स्पेशल क्रॉसिंग, एक जनरल क्रॉसिंग और दूसरी स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक हो गया, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्रॉसिंग पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्रॉसिंग बोलता है नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल। दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग वुड रिमूव द नेगोशिएबल कैरेक्टरिस्टिक, तो उसका नेगोशिएबिलिटी होना, ट्रांसफरेबिलिटी होना उसको कर सकता है। एंड द ट्रांसफरी कैन नॉट हैव ए बेटर टाइटल देन व्हाट द ट्रांसफरर हैड। ठीक है, तो अब देखना इसमें नॉट नेगोशिएबल का मतलब है कि जो ट्रांसफरी है, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उसका बेटर टाइटल नहीं होता उससे जिसने उसको दिया है, यानी असली अधिकारी पहला वाला रहता है। Section 130 of the Negotiable Instrument Act states that a person taking a check cross generally or specially bearing in either case the word not negotiable, तो वो ये कह रहा है ये वर्ड कहाँ लिखा जा सकता है, चाहे वो जनरली क्रॉसिंग हो चाहे वो स्पेशल क्रॉसिंग हो, किसी भी तरह की क्रॉसिंग में अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है तो उस वाले केस में कहता है सेल नॉट हैव एंड सेल नॉट बी कैपेबल ऑफ गिविंग ए बेटर टाइटल टू द चेक देन विच द पर्सन फ्रॉम हुम ही टुक इन हैड। इसको समझ लीजिएगा कि जैसे हम बात करते हैं एक चेक ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, और किसी भी पॉइंट पे उसमें नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है। सपोज कीजिए ए ने लिख दिया उस पर नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल। तो जब ए ने लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, उस केस में ये जो बी बंदा है इसका बेटर टाइटल नहीं होगा, बेटर टाइटल इसका होगा, यानी अच्छा मालिक। बेटर जो टाइटल होगा वो किसका होगा, इसका होगा, चाहे इसके पास चेक है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला बात बोलता है अकाउंट पेई क्रॉसिंग, सिंपल सी क्रॉसिंग है, तो मोर प्रोटेक्शन के लिए आमतौर पर लिख देते हैं अकाउंट पेई या पेईज अकाउंट, दोनों देखना, एक तो लिखा अकाउंट पेई और पेईज अकाउंट ओनली, दोनों बातें ठीक। आर एडेड टू द क्रॉसिंग, दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बट it is a practice widely followed. These words constitute a direction to collecting bank
to collect the proceeds in the pay's account only, and such instrument do not take away the characteristic of negotiability। तो ये कह रहे हैं कि केवल एक सिंपल क्रॉसिंग जो होती है उसमें अगर किसी ने पेज अकाउंट ओनली या अकाउंट पे लिख दिया तो वो क्या कह रहा है कि इससे जो नेगोशिएबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर कोई फ़र्क नहीं, वो हट जाती है और उसका पेमेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट के थ्रू ही करना चाहिए। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन आ रहा था कि बाद में हम अकाउंट पे ही कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इफ द चेक इज नॉट क्रॉस्ड, द होल्डर ऑफ द चेक may cross it either generally or specially. If the check is crossed generally, the holder may cross it specially। अब देखो एक चेक है वो सिंपल क्रॉस किया गया, एक चेक इज क्रॉस जनरली, द जो होल्डर होता है उसको स्पेसिफिकली कर सकता है, स्पेशली क्रॉसिंग कर सकता है। द होल्डर में ऐड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया था मैंने कि ये जो नॉट नेगोशिएबल वाला है, जो भी होल्डर, एक बार इसने इसको दे दिया तो ये होल्डर हो गया, इसने इसको दे दिया होल्डर, तो कोई भी बंदा किसी भी समय में उसमें नॉट नेगोशिएबल अगर लिख देगा तो उसकी फर्दर क्रॉसिंग नहीं होगी, उसकी फर्दर क्रॉसिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है जिसके भी हैंड में आता है वो इस बात को लिख सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फोर्ज इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। फोर्ज नोट के बारे में तो हमने कल लास्ट क्लास में बहुत अच्छी चर्चा करी थी, कई लोगों ने बताया था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकल के आए थे। अब जो है फोर्ज इंस्ट्रूमेंट मींस फोर्जिंग द सिग्नेचर। ध्यान रखना इसको, किसके? ड्रॉअर के। तो वो ड्रॉअर के अगर सिग्नेचर फोर्ज हैं, जाली हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट ही फोर्ज हो गया पूरा, क्योंकि सारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ड्रॉअर की सिग्नेचर की वैल्यू होती है। अब ड्रॉअर के या इंडोर्सर के, क्योंकि ड्रॉअर क्या करता, किसी को ट्रांसफर करता, फिर कोई किसी को ट्रांसफर करता, वो नेम ऑफ द पेई एंड द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लिख सकता। कहाँ पे? उसके नाम में तीन चीजें बताई थी हमने, एक तो अमाउंट और एक क्या, इसीलिए सीटीएस में डेट को एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट और वर्ड्स और फिगर का अमाउंट और पेई का नाम। फोर्जरी इन सिग्नेचर एंड अल्टरेशन इन पेई नेम, अमाउंट और डेट आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर लॉ। अब देखो सुनो, वो कहता है कि तीन चीजों में, चाहे उसका नाम, अमाउंट या डेट, तो चेक के जो बेसिक फीचर होते हैं, फिगर में, वर्ड्स में, पेई का नाम और डेट, इन चीज़ों में अगर कोई भी अल्टरेशन होगा तो वो माना जाएगा कि ये भैया ये अल्टरेशन एक तरह से क्या है, गलत है। द ट्रांसफरी विल नॉट बी एबल टू इन्फोर्स पेमेंट फ्रॉम द पार्टीज टू द बिल। ठीक है, यानी जिसके पास वो चेक है आज, वो उससे पिछले वाले को क्लेम नहीं कर सकता अगर उसमें चेक में साइन वगैरह फोर्ज हैं। ठीक, एंड इन केस ऑफ ही हैज ऑब्टेन पेमेंट बाय सम इन एडवेंट and he has obtained payment by some inadvertence, such payment can be claimed from him। यानी किसी गलती से, धोखाधड़ी से, किसी इत्तेफाक से पेमेंट मिल गया, और किस कंडीशन में मिल गया, फोर्ज उसमें, तो वो उसको क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रूल दैट द फोर्जरी गिव्स नो, और फोर्जरी का मतलब कोई अधिकार नहीं है। दस इन द केस ऑफ फोर्ज इंस्ट्रूमेंट इट इज नॉट ओनली दैट द होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज डिफेक्टिव टाइटल। डिफेक्टिव टाइटल का मतलब है कि जिसके पास वो चेक है वो रखा तो है, उसके पास मालिक तो है, लेकिन उसमें डिफेक्ट है।
कि जिसने पहले इंडोर्स किया था, जिसने पहले सिग्नेचर किया था, वो सिग्नेचर उसमें जाली हैं, तो वो कोई फायदा नहीं उस कागज का। इन केस सच होल्डर ऑब्टेन्स द पेमेंट द ट्रू ओनर कैन स्यू, और अगर उसने होल्डर ने पेमेंट ले भी लिया है तो भी जो ओरिजिनल होल्डर है वो उसको क्या कर सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है फॉर रिकवरी करने के लिए, एज द होल्डर वुड बी डीम टू बी होल्डिंग द अमाउंट फॉर द यूज ऑफ द ट्रू ओनर, यानी असली कोई मालिक और था, ले किसी और है। द प्ली ऑफ फ्रॉड इज गुड ओनली अगेंस्ट द पार्टी हु इज गिल्टी ऑफ इट और अगेंस्ट हिज ट्रांसफरी हु न्यू द फ्रॉड वेंट टू। अब देखो पहले इसमें कौन कौन है कि ये जो फ्रॉड की वो है, एक तो जो पार्टी जो वास्तव में जिसने गलती करी है, और दूसरी वो जो जानती थी कि ये गलती हो रही है। यानी ऐसा बंदा भी हो सकता है उसे पता है ये गलत है और फिर भी चेक पेमेंट ले लेंगे। एक वो जिसने गलत किया पीछे से, वो दोनों बातें। इट विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखो यहाँ पे किसी के पास चेक आ गया, उसमें सिग्नेचर गलत निकले, तो अगर उसमें सिग्नेचर गलत निकले हैं तो उसका खुद का राइट ख़त्म नहीं होता। वो कहेगा भैया ये तो तुमने जो चेक दिया है इसमें सिग्नेचर गलत है, सही वाला चेक दो, उसका राइट वहाँ बना रहता है पूरा, ठीक है। द सेम रूल अप्लाई द इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन अनलॉफुल कंसीडरेशन। और यही बात क्या होती है, अनलॉफुल कंसीडरेशन का मतलब है ऐसा बदले में लेना। कंसीडरेशन का मतलब है किस लिए आपको चेक मिला है। तो अब पता लगा कि आपने कहा साहब मैं उसका मर्डर कर दूंगा, 5 लाख रुपए आप दे देना, उसने उसका मर्डर कर दिया, 5 लाख रुपए दे दिए, तो वो क्या अनलॉफुल कंसीडरेशन है। अगर कोर्ट में कहें कि आपको 5 लाख रुपए क्यों देने थे इसने, तो आप बोलोगे साहब मैंने इसे बोला था मैं उसका मर्डर कर दूंगा, इसलिए मुझे जो है इतने रुपए देने थे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है अब है फोर्जरी ऑफ ड्रॉर सिग्नेचर। सबसे बड़ा अपराध चेक कलेक्शन के मामले में, या चेक जो पेमेंट कर रहा है उसका सबसे बड़ा अपराध ये होता है, द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर ऑफ द चेक इज एन अथॉरिटी गिवन बाय द अकाउंट होल्डर टू डेबिट हिज अकाउंट। ये एक अथॉरिटी होती है with the amount of the check. In case where the signature forged, the banker does not get authority to for debiting the account. It is already said that though the NI Act gives the protection to the paying banker in case of forgery of endorsement में तो देता है, लेकिन does not give protection। कई बार हमने लाइन पढ़ ली है, ठीक है। अब इस केस को जरा देख लेते हैं। इस केस में क्या हुआ है, ये केनरा बैंक और केनरा सेल्स कॉरपोरेशन का है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि when customer signature on the check is forged, there is no mandate of the bank. As such, the banker is not entitled to debit the customer account forged check since the relationship between the customer and the bank is a creditor or debtor की, लेनदार और देनदार की है। The bank had no authority to make payment of check containing forged signature। कोई भी अथॉरिटी नहीं है उसको, would acting against in law the debiting the customer account with the amount of the forged check as there would be no mandate। तो बार बार ये बोल रहा है कि अगर चेक में सिग्नेचर फोर्ज्ड है तो बैंक को कोई भी अथॉरिटी नहीं है इस बात की कि उसका अकाउंट डेबिट कर ले। द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट द डॉक्यूमेंट द चेक फ्रॉम द विच द कस्टमर्स नेम ड्रॉर वाज फोर्ज्ड ए मेयर आ नलिटी। नलिटी मतलब नल खत्म हो जाना बात, जीरो हो जाना बात। तो इसमें बोला हुआ है The Supreme Court pointed out that the document in the check form on which the customer's name as drawer was forged was a mere nullity। यानी वो केवल क्या है, उसकी खत्म होने की बात है। The bank would succeed only when it would be established the adoption or estoppel। ये लीगल टर्म है एस्टोपेल, ठीक है। तो उसमें बोला कि उसको ले लेना, एडॉप्ट कर लेना इन डिसाइडिंग द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलाइडेड अर्लियर जजमेंट, और वो दो पुराने केसों की भी बात करिए। तो यहाँ पे जिस्ट ये निकला कि भैया इसमें कोई भी माफ़ी नहीं है। सिग्नेचर तो मस्ट मैच करने ही चाहिए। एंडोर्समेंट में आपको माफ़ी मिल सकती है, लेकिन सिग्नेचर में कोई माफ़ी, ड्रॉर के सिग्नेचर में कोई माफ़ी नहीं मिल सकती, ठीक है।
अब सबसे ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट एक क्वेश्चन आपके में ज़रूर आता है कि कोई भी चेक प्रेजेंट होता है तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या लगने हैं। बहुत सारे केस आते हैं और ऑब्जेक्शन अगर आपने सही नहीं लगाया, जो ऑब्जेक्शन मीमो होता है, अगर सही ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है तो भी लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या चीज़ है देखो, अब बैंकर तो बाउंसिंग बोलना, बाउंसिंग एक आम भाषा का शब्द है, डिसऑनर टेक्निकल शब्द है, लीगल शब्द है। ए बैंक इज बाउंड टू ऑनर द कस्टमर चेक, उसको करना है व्हेन देयर आर सफिशिएंट फंड प्रॉपरली एप्लीकेबल टुवर्ड्स पेमेंट अवेलेबल। चेक इज रिटर्न even when sufficient funds are available, this dishonor is a breach of contract। यानी अगर आपने उसके बैलेंस होते हुए वापस कर दिया तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था डेटर क्रेडिटर का वो टूट गया। मे इनवाइट लीगल रिकोर्स, और उसमें वो लीगल रिकोर्स के लिए जा सकता है। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन द बैलेंस इन द कस्टमर अकाउंट कंसिडर नॉट अवेलेबल। अब देखो कौन कौन से हैं, कौन कौन से केसेस हैं। पेमेंट इज स्टॉप्ड बाय द कस्टमर, यानी कस्टमर ने अपने चेक का पेमेंट रोक रखा है, डेथ हो गई है, ये गार्निशी ऑर्डर वगैरह आया है, और सेट ऑफ राइट रिकवर का बैंक का है। तो इन केसेस में अगर वो पेमेंट कर देगा तो जो है उसको बोलना है नहीं कंसीडर करना है। इन कंडीशन में नॉट अवेलेबल होता है पेमेंट करना। और रीजन ऑफ डिसऑनर में क्या बोला, तो देखो जब से ये 138 आया है, सेक्शन 138 क्या कहता है, और आपको आंसर करना है सेक्शन 138 में मैक्सिमम सज़ा कितने तक की मिलती है। आपको आंसर करना है सेक्शन 138 में मैक्सिमम सज़ा कितने तक मिलती है। हाँ माही जी, वो मैंने जो उस समय बोला था 3 फील्ड बोला था, उसमें डेट भी शामिल है। इसमें जो अंकुर शुक्ला जी ने लगा माफ़ी नहीं मिल सकती, मतलब अच्छा अगर वो कोई ऐसा गलती हो जाए, देखो ऐसा नहीं है, बैंक क्या है कई बार ऐसा करता है कि भाई कितने का हुआ है, अगर उसकी पर्सनल लायबिलिटी फिक्स करके भी वो काम चला लेता है। और मान लिया 15-20 करोड़ का हो जाए, नहीं हो पाया, तो भी कई बार बैंक क्या होता है एम्प्लॉय को कुछ छोटी मोटी पेनल्टी देके माफ़ करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका इंटेंशन क्या है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसके 3 आंसर मुझको अभी तक मिल गए हैं, और एक मिला हुआ है आंसर 2 साल, 3 साल, 1 साल, और अमाउंट और बोथ। तो इसका आंसर है 2 साल और डबल द अमाउंट मैक्सिमम है। 2 साल और डबल द अमाउंट। पहले ये कई बुकों में 1 साल लिखा हुआ, अब ये 2 साल हो गया है, ध्यान रखिएगा इसको। पहले ये 1 साल था, अब ये 2 साल हो गया है। कई बैंकों, कई बुकों में अभी भी 1 साल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हमें। अब क्या है, तो रीजन क्या है, ये नो अरेंजमेंट। नो अरेंजमेंट में तब होता है जब उसकी कोई लिमिट वगैरह सैंक्शन होने का प्रोसेस चल रहा होता है। एक्सीड्स अरेंजमेंट में क्या होता है, एक्सीड्स अरेंजमेंट, नो अरेंजमेंट में अक्सर जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या होता है कि उनको पर्टिकुलर ब्रांचों को लिमिट बांट दी जाती है कि भाई आपके वहाँ इतने की लिमिट है, तो उस समय वहाँ से लेटर नहीं आया, उन्होंने नहीं वो करा। और एक्सीड्स अरेंजमेंट में क्या होता है कि 5 लाख की लिमिट है और उसमें जो बैलेंस है उस चेक के आने पर वो उससे ऊपर हो जाता है। पेमेंट स्टॉप तो नॉर्मल है। रेफर टू ड्रॉअर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब भी मिसलिनियस कोई फॉल्ट दिखाई देते हैं तो उस समय आप रेफर टू ड्रॉअर कर देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कटा फटा भी नोट होता है कई बार, तो उसमें भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। और क्लोजर ऑफ अकाउंट, ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, जब अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो आप यही बोलेंगे। द चेक इज कंसिडर टू हैव बी बाउंस्ड एंड द ड्रॉअर इज कंसिडर टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, बट व्हेन द ड्रॉअर हैज इंटीमेटेड द पेई दैट द सेल नॉट प्रेजेंट द सेड चेक विदाउट हिज प्रायर
कंसेंट दैट इवेंट सच केस विल नॉट फॉल अंडर द सेक्शन 138(2). तो 138 से 147 में जो भी पेनल्टी क्लॉज है वहाँ करेंगे। नाउ वी डील। अच्छा, अब एक बार देखिएगा ज़रा कि यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लिया आपने किसी को चेक दिया और उसने बोला इस चेक को अभी मत लगाना आप। अगर उसने बोला है इस चेक को आप अभी मत लगाना, तो उस केस में आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन में आ जाते हैं कि भाई अभी मत लगा। उसने आपने इंटीमेट, फिर भी आपने जाके लगा दिया, तो वहाँ पर आप बच सकते हैं। चलिए, अब क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक इंस्ट्रूमेंट फंड्स एक्सीज अरेंजमेंट इन द अकाउंट। अब देखो, डिसऑनर ऑफ द इनसफिशियंसी ऑफ फंड और एक्सीड अरेंजमेंट, दो बातों पे आया है। 138 में कहता है व्हेन एनी चेक ड्रॉन ए पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन बाय द बैंकर ऑफ पेमेंट। मैं केवल इंपॉर्टेंट बात आपको रोकूंगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अकाउंट डिस्चार्जिंग इन होल और एनी पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटीज रिटर्न। देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। कोई लाइबिलिटी के लिए, ये जो डिसऑनर का चेक है उसके लिए एक बात और है, कोई आपकी लाइबिलिटी में डिसऑनर होना चाहिए। मान लिया आपने, कई बार क्या होता है, आपने अपने फ्रेंड को एक चेक दिया 40,000 रुपये का और उसने वो चेक लगा दिया, और चेक लगाने के बाद क्या हुआ, बाउंस हो गया और आपके दोस्त ने आप पर केस कर दिया, तो आपको कुछ आंच नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि वो आपको लाइबिलिटी कैसे फिक्स करेगा, वो तो उसने खुद ही मांगे थे तो हमने चेक दे दिया, जा भाई चेक ले जा, और चेक बाउंस हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना 138 में जो डर है आप लोगों का, वो डर केवल लाइबिलिटी वाले चेकों के बाउंस होने पर है। जैसे कोई लोन का चेक बाउंस हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लाइबिलिटी का चेक बाउंस हो जाए, मतलब कोई ऐसी देनदारी के अगेंस्ट में जो आम तौर पर लेन देन है उन पर ऐसा नहीं है, जो आम तौर पर है ऐसा नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। Either because of the amount money is insufficient to honor the check or that exceed the amount by an agreement made with the bank, such person shall be deemed to have committed an offence. Without any other provision of this act, he be punished for imprisonment of term which may extend it to 2 years और with fine may extend or twice। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, और विद वो। देखो, जब भी लॉ की बात आती है, पनिशमेंट की बात आती है, तो उसमें एक तो होता है फाइनेंशियल और एक होता है इम्प्रिजनमेंट। तो वो अलग अलग हैं। जैसे उसने कहा 5 लाख तक का जुर्माना, या 2 साल तक की जेल, या दोनों। तो तीनों बातों में से वो बिल्कुल साफ साफ लिखा रहता है इस तरह से, ठीक है। प्रोवाइडेड 3 थिंग्स आर डन। क्या बातें हैं? चेक हैज बीन प्रेजेंटेड विथ 3 मंथ ऑफ। अब देखो, अगर आप 3 महीने के अंदर चेक देंगे तभी वो माना जाएगा। और क्या है, उसका नोटिस 30 डे के अंदर रिटर्न चेक का भी भेजना पड़ेगा। देखो लो, इसको सुन लो। आ डिमांड फॉर पेमेंट, अगर मान लिया आपने किसी को चेक दिया और चेक बाउंस हो गया और आप बैठे हुए और 1 साल बाद चले गए कोर्ट में, नहीं माना जाएगा। आपको उसके 30 दिन के अंदर एक नोटिस देना पड़ेगा उसको कि भैया हमारा पैसा दे दो, ठीक। द ड्रॉर फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस। और जब आपको नोटिस, मतलब उसको नोटिस मिल जाएगा जिसने पैसा देना है, जिसका चेक बाउंस हो गया है, उसको 15 दिनों के अंदर उसको पेमेंट देना है, ठीक है। तो एक तरह से 45 दिन मान लो। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लिया 15/11 को बाउंस हुआ, 16/11 को उसने नोटिस भेज दिया, तो आप इसके 15 दिन यानी आपको नवंबर में पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और 1988 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, न्यू चैप्टर इनकॉर्पोरेटेड द पेनल्टी इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू, ये जो पेनल्टी वाला था बाद में आया, इन द केस ऑफ द अकाउंट द प्रोविजन वर इनकॉर्पोरेटेड विद अ व्यू टू इंक्लूड द कल्चर द यूज। अब उसमें क्या है, क्रेडिटेबिलिटी को वो करने के लिए वाले इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसे क्या कोई भी चेक काट के दिए जा रहा, बांटे जा रहा पूरे गांव में,
तो वो जो चेक है उसकी एक क्रेडिटेबिलिटी को वो करने के लिए किया गया, और उसमें 2002 में सेक्शन भी जो है इंक्लूड किए गए। ठीक है, अब कुछ बात आ गई यहाँ पर कि चेक बाउंसिंग के केस में किस तरह के केस होते हैं। तो उसने बोला क्रिमिनल लायबिलिटी कैन नॉट बी फास्टेड ऑन द हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो एक बात बहुत अच्छी आ गई कि वो किसी का चेक अगर डिसऑनर हो गया है तो वो लायबिलिटी उसके लीगल हायर्स पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। देनदारी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन वो जेल वेल वाला बात, मतलब सज़ा जो है उसी को मिल सकती है, उसके पीछे वालों को नहीं मिल सकती। ठीक है, तो उनके साथ नहीं जा सकती। एन ऑफेंस इज कमिटेड इवन ए चेक इज रिटर्न ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर रहेगा। अब मान लिया कई बार क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं कि चेक दे दिया, 50,000 का चेक दे दिया आपने बैंक वाले को या जिससे उधार लिया था, ठीक है, और तुरंत जाके बैंक में चेक वो अकाउंट क्लोज कर दिया। तो आप सोचोगे भाई तो चेक डिसऑनर ही नहीं होगा, तो वो लिखेंगे भैया ये चेक अकाउंट क्या है, बंद हो चुका है, बैंक वाला लिख के देगा। उस केस में भी आप क्या है, जिम्मेदार हैं, आपने कमिटेड किया हुआ है, ऑफेंस इज कमिटेड, यानी आपने अपराध कर दिया है। एक केस और इसमें दिया हुआ है कि आपका एक बार चेक बाउंस हो गया, आपने फिर लगा दिया, आपका बाउंस हो गया फिर लगा दिया, फिर लगा दिया, तो उसमें बोला अ चेक कैन बी प्रेजेंटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी उस 3 महीने में कितने बार कर दे। पोस्ट डेटेड चेक इज डीम्ड टू हैव बीन ड्रॉन ऑन द डेट इट बी, तो पोस्ट डेटेड चेक में कब माना जाता है, जिस दिन उसमें वो डेट जो लिखी हुई है वो आती है तभी उसको माना जाता है। ठीक है, एंड अ 6 month पीरियड फॉर द पर्पज आर टू बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो पोस्ट डेटेड चेक है एंड द 6 month पीरियड फॉर द पर्पज आर टू रिकॉर्ड फ्रॉम दैट डेट, तो 6 महीने तक के आगे के पोस्ट डेटेड चेक आप ले सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि इसी मामले में अधिकतर बैंक 6 चेक लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कंपनी अगर ये अपराध कर दे, भाई आम आदमी को तो आपने उठा के जेल में डाल दिया, कंपनी अपराध कर दे तो उस काम में क्या होगा, तो एवरी पर्सन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ऑफेंस एज वेल एज द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी प्रोवाइडेड वेयर ए पर्सन इज नॉमिनेटेड एज ए डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल, ही शैल नॉट बी लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन। क्या बोला, देखो यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लो। कंपनी के मामले में क्या कंपनी अगर ऐसा करती तो उन्होंने कहा अ पर्सन इज नॉमिनेटेड एज ए डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ ये कहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इस बात की कोई सजा नहीं मिलेगी। फिर देखिए, इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस इज ए कंपनी दैट देन एवरी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच ऑफेंस एज वेल एज द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। तो उस अथॉरिटी के बंदे वो रहेंगे, लेकिन अगर वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की है, यानी सरकार ने अपने आप को इसमें माफ़ किया हुआ है। क्लियर है, क्योंकि ये मानते हैं सरकार ऐसा कोई चेक काटती नहीं है, किसी गलती से कट जाए तो वो एक अलग बात है। कंपनी इंक्लूड्स ए फर्म, एसोसिएशन, इंडिविजुअल वाइल डायरेक्टर in relation to the firm means a partner. Once a cause of action has arisen, the limitation will begin to run and it cannot be stopped by presenting the check again. So, अच्छा देखो इसमें कितनी अच्छी बात आ गई। देखो, एक चेक आपने लगाया बैंक में और वो डिसऑनर हो गया, तो आपका उस समय शुरू हो गया ना कि केस जाने का कोर्ट में। अब आपने क्या करा, 10 दिन बाद फिर चेक लगा दिया, तो आपका जो नेक्स्ट चेक लग रहे हैं उससे आपका कोर्ट जाने का समय बढ़ेगा नहीं। सबसे पहली बार जब आपका डिसऑनर हुआ था वहां से आपका लगेगा, वहां से ही वो समय गिना जाएगा जब आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है, अच्छा,
सुप्रीम ट्रायल बाई समरी ऑफ एक सेक्शन 143 में क्या बोला, shall be tried judicial magistrate or the metropolitan magistrate or the first class and the provision of section 26-22 of the code of criminal procedure। देखो code of criminal procedure दो तरह के होते हैं, एक होता है code of civil procedure, एक है code of criminal procedure, ठीक है। shall apply now, तो यहाँ केस जो ये मामले होते हैं उसमें क्रिमिनल केस बनता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं ना, दीवानी और फौजदारी, दो तरह के होते हैं। तो क्रिमिनल केस बनता है इन केस द कन्विक्शन इन समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट शैल बी लॉफुल फॉर द मजिस्ट्रेट टू पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्लीमेंट टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड एन अमाउंट ऑफ फाइन ऑफ नॉट एक्सीडिंग कितना है 5%। तो इसमें क्या बोला, in the case of any conviction in a summary trial under this section it shall be lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year and amount of fine not exceeding। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रडिक्टरी आ रहा है, यहाँ पे ये जो 1 ईयर है वो कितना हो गया 2 ईयर हो गया, और जो फाइन है वो 1 है। देखो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो है फाइन, एक है कंपनसेशन। कंपनसेशन तो मिलेगा उसको कि वो उसके डबल अमाउंट तक दे सकता है, और ये है एक अर्थदंड देना कि भैया इतने का पैसा आप जमा करा दीजिए, ठीक है। अगला देखिए 144 मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। द मजिस्ट्रेट इशूइंग सम्मन्स टू एन एक्सक्यूज में डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ सम्मन टू बी सर्व्ड बाय स्पीड पोस्ट और बाई सच कुरियर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। देखो इस वाले मामले में है कि ये नोटिस उसको कब मिला माना जाएगा, तो या तो स्पीड पोस्ट से नोटिस आना चाहिए या कोई ऐसी कुरियर सर्विस जो सेशन कोर्ट ने अप्रूव की है उससे माना जाएगा, नहीं तो आप कह देंगे हमें तो मिली नहीं चिट्ठी कोर्ट में। सेक्शन 145 एविडेंस ऑन एफिडेविट, एविडेंस ऑफ एफिडेविट का मतलब एफिडेविट में लिख करके आप ये कर दे रहे हैं कि हाँ ये बात सच है, आप उसको वो एग्री कर जा रहे हैं। तो एविडेंस द एम्प्लॉयर में बी गिवन बाई, ये पहले भी हमने पढ़ लिया था कि आप केवल अपने एविडेंस को एफिडेविट पे भी दे सकते हैं। केवल 15 मिनट में टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसलिए कहीं पर भी कोई भी जाइए नहीं अभी, ठीक है। अगला है सेक्शन 146 में क्या है, बैंक स्लिप प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अब एविडेंस की बात आई तो जो बैंक वो स्लिप लगाता है उसको मान लिया जाता है कि हाँ ये बैंक ने जो लिखा है वो सच लिखा हुआ है, ठीक है। कोर्ट शैल ऑन प्रोडक्शन ऑफ द बैंक स्लिप मेमो हैविंग देयर ऑन ऑफिशियल मार्क डिनोटिंग दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर presume the fact of dishonor of such check unless and until such fact is disapproved, ठीक है, ये माना जाएगा। और जब तक आप उसमें कुछ ऐसा प्रूफ नहीं देंगे तब तक सही माना जाएगा। सेक्शन 147 में ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल क्या बोला, एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल। पेई और चेक कैन नॉट इनिशिएट प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर 138 फॉर इट्स डिसऑनर फॉर द सेकेंड टाइम। अब देखो इफ ही हैड नॉट इनिशिएटेड सच प्रोसिक्यूशन ऑन अर्लियर, अब देखो एक ही चेक के मामले में मान लिया 2 बार बाउंस हुआ है तो उसको जोड़ नहीं सकते आप, वो एक ही बार बाउंस हो गया तो वो उसी के लिए वही सज़ा होगी, तो एक बार वो सज़ा हो गई तो उसके बाद दूसरी बार उसको सज़ा नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो आजकल जो है बहुत इसका वो हो गया है, ट्रंकेशन में क्या है, उसमें ट्रंकेशन की डेफिनेशन है इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द फिजिकल चेक इशूड बाय द ड्रॉअर एंड सम। तो हमने बताया था कि उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजना ट्रंकेशन कहलाता है, इन प्लेस इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक, तो ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस के थ्रू उसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजना क्या कहलाता है, चेक ट्रंकेशन कहलाता है, ठीक है। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ भी लिया था कि क्या चीज़ होते हैं। तो आपको पता है कि चेक में एक माइकर बैंड होता है, चेक में क्या है, एक माइकर बैंड होता है। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन होती है, उसमें प्रेजेंटिंग बैंक का होता है। चेक ट्रंकेशन दस ऑब्विएट्स द नीड ऑफ द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत अब
नहीं है। तो इसमें 2002 में अमेंडमेंट आया था, आफ्टर दैट चेक ऑल्सो मीन्स द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के चेकों को भी चेक माना जाने लगा, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक की बात होती नहीं थी। और क्लियरिंग ऑफ द चेक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक इज कॉल्ड चेक ट्रंकेशन। द इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेटेड इन दस इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग दस द पॉइंट ऑफ द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द। लेकिन इसमें क्या है, दिस रिजल्ट इन फास्टर क्लियरेंस T+0। T+ का मतलब है जिस दिन चेक प्रेजेंट किया उसी दिन पेमेंट हो गया लोकल में, और अगर बाहर का है तो T+1 है, अगर एक शहर से दूसरे। क्योंकि यहाँ एक ही दिन क्यों लिखा, चाहे आपका पंजाब से केरल का हो या केरल से उधर का हो, उड़ीसा का हो, कहीं कितनी दूरी का चेक हो तो एक दिन माना है। अगर क्लियरिंग में चेक एक होता है, कलेक्शन में दोनों फर्क है भाई। कलेक्शन में वो ऐसी जगह जाता है जहां आपकी ब्रांच लिंकेज नहीं होता, क्लियरिंग में होता है CBS के सारे चेक अब कहीं के भी हों, किसी बैंक के हों तो देहरादून में, दिल्ली में, बड़े शहर में वहीं के वहीं जमा हो जाएंगे, और T+1 अगले दिन में उसका क्लियरिंग आना है। फास्टर रियलाइजेशन is accompanied by the reduction of cost for the customer and the bank. Bank can also offer innovative products and services based on CTS में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें the processing is done on the basis of truncated check and physical check is stored. MICR data is very useful to check। अब MICR माइकर कोड होता है, उससे ये पता लग जाता है ये कहाँ से, कौन से शहर का, कौन से बैंक का अकाउंट है। विद द अमेंडमेंट इन द सेक्शन 6 कपल्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 81A टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रंकेशन चेक इज लीगलाइज। तो वहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, ये सेक्शन 81 जोड़ा गया जिससे इसको क्लियर कर लिया गया। बेनिफिट क्या है, शॉर्टर क्लियरिंग साइकिल यहाँ बता दिया, T+0 और T+1। सुपीरियर वेरिफिकेशन रिकन्सिलेशन प्रोसेस है, नो जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ गई, बैंकों में अच्छा काम होने लगा। और ऑपरेशनल रिस्क एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द पेपर क्लियरिंग। अब पेपर क्लियरिंग से मतलब क्या है, जब आप बाई पोस्ट भेजते थे तो कभी खो जाता था, कभी फट जाता था, कभी किसी को कोई और ले लेता, तो इस तरह की दिक्कतों से बैंक इससे बच गया है। अब CDS चेक अगर आप ले रहे हैं तो कौन सी प्रिकॉशन आपको रखनी है, अगर CTS चेक ले रहे हैं तो कौन सी प्रिकॉशन आपको रखनी है। कौन कौन सी प्रिकॉशन है, देखो। पहली बात है, वाइल स्टैंपिंग द चेक फॉर्म दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द मटीरियल पोर्शन सच एज डेट। अब आपने देखा होगा, जब आप चेक बैंक में लेते हैं तो चेक लेने में क्या होता है, आपने चेक ले लिया और चेक लेके इतनी बड़ी स्टैंप मार दी उसमें, और ऐसे ऐसे करके उसमें जो है ऐसे मार दिया, तो आपने बहुत बड़ी स्टैंप मार दी। जब आपने बहुत बड़ी स्टैंप मार दी उसमें, तो उसमें दिक्कत क्या होती है आपको, उसमें जो कुछ लिखा था उसके ऊपर आ गया, फिर ऐसे ऐसे करके देखते हैं आप, ऐसे करके देखते हैं। तो चेक ट्रंकेशन वाले में जो स्टैंपिंग का प्रोसीजर है वो बहुत ही साफ सुथरा है, अगर उसमें करा तो गड़बड़। और क्या चीज़ें हैं, डेट, पे नेम, अमाउंट में कोई भी और सिग्नेचर में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो। यूज रबर स्टैंप शुड नॉट ओवरशैडो द क्लियर अपीयरेंस ऑफ दीज बेसिक फीचर इमेज। इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेक आर कैप्चर। और इमेज जब आप लेंगे तो बिल्कुल स्कैनिंग उसकी प्रोसेस में बराबर अच्छी होनी चाहिए। करंट स्टेटस क्या है इंडिया में, तो इंडिया में जो है देखो, सबसे पहले ये बात जो है NCR रीजन में हुई थी, दिल्ली, चेन्नई वगैरह वगैरह में। आफ्टर माइग्रेशन ऑफ एंटायर चेक वॉल्यूम माइकर सिस्टम टू CTS, द ट्रेडिशनल MICR बेस्ड चेक प्रोसेसिंग हैज बीन डिस्कस। अब वो MICR बेस्ड पे पहले होती थी, पहले क्या होता था, बड़ी सी मशीन होती थी, उस मशीन में सारे चेक डाले जाते थे, वो MICR के हिसाब से हर शहर के अलग अलग चेक करके कलेक्शन मंगाती थी। अब उसकी जो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्या है, बेस्ड ऑन द एडवांटेज रियलाइज द स्टेक होल्डर एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम द रोल आउट दी सेंटर इट हैज़ बीन डिसाइडेड। तो कहाँ हुआ देखो, अकॉर्डिंगली ग्रिड बेस्ड CTS क्लिंग हैज सिंस बीन स्टार्टेड चेन्नई इंक्लूडिंग फ्यू बिग बैंक्स गवर्नमेंट इतना इतना। तो अब तो ये सब जगह हो गई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। CTS हैज ऑल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड इन वेस्टर्न ग्रिड कवरिंग 20 माइकर सेक्टर, महाराष्ट्र वगैरह। ठीक है, तो ये तो 3-4 साल पहले की बात है। तो अब जो CTS की क्लियरिंग लगभग हर बड़ी जगह में CTS की क्लियरिंग
होती है। ठीक है। मुकेश कुमार सिंह जी पूछना, हैव चेकबुक ऑफ पीएनबी एट महाराष्ट्र, इशू चेक टू बी, हु इज एट पंजाब, बी इशू चेक टू सी, ही इज एट पटना, सी प्रोड्यूस द चेक इन पटना फॉर कलेक्शन, चेक डिसऑनर्स, प्लीज विच प्लेस सूट इज़ टू बी डन। अच्छा, चेक कहाँ कहाँ से हुआ? देखो इसमें ये माना जाता है कि एक फैसिलिटी दे रखी है कि जहाँ वो बंदा रहता वहाँ या जिस जिस जगह पर हुआ था उसमें से किसी प्लेस पर। शायद सूट विल बी डन ऑन महाराष्ट्र। अंकुर जी ने आंसर दिया है महाराष्ट्र में होगा। इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे कई बार क्या होता है, इस जो फिजिकल चेक कहाँ पर स्टोर है, जो फिजिकल चेक कहाँ पर स्टोर है, मेरी ओपिनियन में वहाँ होना चाहिए इसका। चलिए जी, बहुत अच्छा वो इसमें एग्जाम्पल वो हो गए हैं इसमें काफ़ी सारे। और जो लोग अभी बचे हुए हैं एक बार क्वेश्चन आंसर को कर लीजिए। कुछ कहीं कहीं पे कुछ डाउट हमें रह जाते हैं। चलिए सेकंड का आंसर बताइए। सेकंड का आंसर बताइए, पेमेंट ऑफ चेक इज गवर्न्ड बाय सेक्शन। पेमेंट ऑफ चेक, कौन कौन से सेक्शन में पेमेंट के चेक की बात की गई है? सेक्शन 10 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स की बात की गई है। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर होगा 10, 31, 85 और 126। द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ द चेक मेक पेमेंट व्हेन द देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ। तो ड्रॉई ऑफ द चेक जो पेमेंट की लाइबिलिटी बनती है किन कंडीशन में बनती है? एक तो सफिशिएंट फंड होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए पेमेंट के लिए, और ड्रॉअर ने उसे आदेश दिया हो। तो इसका क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा। क्रॉसिंग इन ए चेक कहाँ पर हो सकती है? फेस पर और बैक पर। फोर्थ वाला बताइए, हमारा कई बार ये पॉइंट आया था फोर्थ वाला। देखो क्रॉसिंग जो है, इंडोर्समेंट तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ये जो बैकवर्ड लिखा है यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। क्रॉसिंग कहाँ होगी? हमेशा ऑन द फेस ऑफ द चेक। ठीक है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक आर डिफाइंड एज, ये क्या है? बिल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफाइंड है। ठीक है। चेक इज पेबल ऑन, चेक पेबल कौन से होते हैं? डिमांड में। जब तक प्रेजेंट नहीं करोगे पेमेंट कैसे होगा? डिमांड पर पेमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, अगला है क्रॉसिंग इज ए डायरेक्शन टू द, कौन से उसको पेमेंट के लिए डायरेक्शन होती है क्रॉसिंग? पेइंग को है, उसमें जिसका वो नाम लिख देगा, जो पेइंग बैंकर है उसको होगी। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन एनआई एक्ट में कौन सी नहीं होती है? इनमें से कौन सी क्रॉसिंग जो है एनआई एक्ट में नहीं प्रोवाइड होती है? वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द एनआई एक्ट। आपने जनरल क्रॉसिंग पढ़ा था, आपने स्पेशल क्रॉसिंग पढ़ा था, आपने नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग पढ़ा था। ठीक है। अगला क्या है? एक्ट्स डन ऑनेस्टली आर कॉल्ड एक्ट्स डन। एक्ट्स डन ऑनेस्टली आर कॉल्ड एक्ट्स डन, यानी अगर आप ऑनेस्टली कोई काम कर रहे हैं तो कैसा माना जाएगा उसमें? ऑनेस्टली का मतलब गुड फेथ में करना हुआ। व्हेन द होल्डर ऑफ द ऑर्डर एन ऑर्डर चेक साइंस ऑन द बैक विदाउट स्पेसिफाइंग द पर्सन whom अमाउंट इज टू बी पेड इज कॉल्ड। अगर वो बैक पे साइन करता है और किसी पर्सन का वो नहीं करता है तो कौन सा इंडोर्समेंट कहा जाता है उसे?
ब्लैंक इंडोर्समेंट, ठीक है। सेंस रिकोर्स आया था, सेंस रिकोर्स वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी, तो उसमें क्या होता है, सेंस रिकोर्स का भैया मेरी कोई लायबिलिटी इसमें नहीं है, यानी उससे बच जाना, लायबिलिटी से बचना सेंस रिकोर्स है। अ बैंक ऑन हुम अ चेक इज ड्रॉन बाय द कस्टमर, जहाँ पर चेक जो है पेमेंट होता है वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेई बैंक, ठीक है। 131 में किसको प्रोटेक्शन मिलती है, 131 में कौन से बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है, कलेक्टिंग बैंक को। वेयर ए कस्टमर बाई लेटर हैज एडवाइज द बैंक डायरेक्टिंग बैंक टू नॉट ऑनर, और तो अगर वो कहता है कि भैया इस पेमेंट मत करो, तो मुझसे क्या बोलेंगे, स्टॉप पेमेंट लेटर। फोर्ड चेक इज आ, जो फोर्ड चेक होते हैं उनको कौन सा बोलते हैं, जो फोर्ड चेक होते हैं उनको कौन सा चेक बोलते हैं, इनवैलिड, इनवैलिड चेक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनवैलिड है, वो किसी तरह का कोई बात ही नहीं है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरेशन CTS रिक्वायर, अच्छा CTS में कौन सा अल्टरेशन कहा गया कि कर सकते हैं, अब केवल आप किस में कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्लास आज का हमारा ये बहुत बढ़िया टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, बहुत बढ़िया तरह से हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे इसके बाद, और जो नेक्स्ट क्लास का टाइम आपको दिन में शेड्यूल में हो जाएगा, और नेक्स्ट जो क्लास होगी एक आज शाम की और कल सुबह की क्लास के बारे में जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक आप मत अटेंड करिएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि वो क्लास जो है जब हम नोटिफाई करेंगे तभी आप मानिएगा क्लास है, क्योंकि हो सकता है कि आज शाम को या कल सुबह की एक क्लास में कोई ना ले पाऊँ, तो मैं आपको पहले से नोटिफाई ये बात को कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू क्लास में आने के लिए, सबको थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के बारे में हम बता देंगे, जब तक बताएंगे नहीं तब तक वो मत करिएगा।